हेलो दोस्तों, आज हम सब बहुपद का थ्योरी यानी कि पोलिनोमियल्स से रिलेटेड थ्योरी को समझने वाले हैं। आज का वीडियो सिर्फ क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इस वीडियो को क्लास 7th से लेकर कंपटीशन वाले भाई जी सब भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। वीडियो आप सब बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए, आज जो सब हम पढ़ने वाले हैं उसका मुख्य पॉइंट को पहले हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप सबों का रुचि इसमें जगे। तो उसका मुख्य पॉइंट है, फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा, क्योंकि बहुपद के परिभाषा से ही सारा कॉन्सेप्ट निकलता है। और बहुपद के परिभाषा को जो शब्द परिभाषित करता है, यानी कि बहुपद को परिभाषित करने में जिस पद का उपयोग हुआ है उस पद का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कौन सा विजय व्यंजक बहुपद होता है, यानी कि बहुपद हम लोग चुनने के लिए पढ़ेंगे। बहुपद कौन सा विजय व्यंजक बहुपद बन सकता है, उसका क्या सब नियम है, किस नियम को फुलफिल करेगा तो वह विजय व्यंजक बहुपद हो सकता है। दूसरा नंबर में उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुपद के परिभाषा से ही यह कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आता है, इसीलिए दूसरा नंबर में हम लोग बहुपद को पहचानने के लिए सीखेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तीसरा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो इसमें पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप भी जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ दिया जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या है। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे शून्य बहुपद का घात क्या होता है और अचर बहुपद का घात क्या होता है। यह जरूरी है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अचर बहुपद का घात क्या होता है। यदि आप सब नहीं जानते हैं तो प्लीज़ सोचिए, शून्य बहुपद का घात क्या सब हो सकता है और अचर बहुपद का घात क्या सब हो सकता है। तो आइए इस 5 पॉइंट पर आज हम सब डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ आप सब बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए, तब मज़ा आएगा। और इन सारे कॉन्सेप्ट के बिना यदि आप सोच रहे हैं कि हम बहुपद का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि यदि आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप बहुपद का रटुमल विद्यार्थी है, यह समझे जाएंगे। तो आइए हम बहुपद का परिभाषा पहले बोल देते हैं। तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है, यदि कोई पूछेंगे बहुपद का परिभाषा बोलिए तो हम सब क्या जवाब देंगे उसको। तो बहुपद का परिभाषा सिंपल भाषा में एक बार बोल देते हैं। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, किसी भी चर में, चर एक्स भी हो सकता है। तो परिभाषा में चर आ रहा है तो हम चर को भी डिफाइन करेंगे। तो बहुपद के परिभाषा में जो जो पद इम्पोर्टेंट है हमको लगता है कि यह बताना ज़रूरी है और यह जानना भी ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए, वे सारे पद को हम डिफाइन कर देंगे। तो किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात क्या हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए उस चर में। तो क्या बोले परिभाषा, किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात कौन चीज़ होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। पूर्ण प्लस अंक क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्ण प्लस अंक क्या होता है, पूर्णांक होता है, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो आइए पहले हम परिभाषा को लिख देते हैं, उसके बाद जो शब्द परिभाषा को डिफाइन करते हैं उस पर हम सब डिस्कस करेंगे। तो आप सब प्लीज़ बोर्ड पर ध्यान रखिए। तो बहुपद किसके बारे में हम सब समझेंगे, बहुपद के बारे में। बहुपद क्या लिखे हम सब, बहुपद इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। क्या होता है इंग्लिश, पोलिनोमियल। तो क्या डिफिनेशन इसका बोलेंगे, किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, किसी भी चर में
तो क्या लिखे, किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो बहुपद का यदि आप सब परिभाषा समझ गए तो दूसरा पॉइंट है बहुपद पहचानने के लिए कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद के रूप में है। ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में तो खूब पूछता है इनमें से कौन बहुपद है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। यदि फर्स्ट पॉइंट अगर मतलब बहुपद का परिभाषा अच्छा से आप लोग समझ गए तो दूसरा पॉइंट भी समझ पाएंगे। तो इसमें चलिए हम डिफाइन करते हैं चर। चर को डिफाइन करेंगे, बीजीय व्यंजक को डिफाइन करेंगे, उसके बाद चर का घात, तो घात बहुपद का घात तो आगे पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद अऋणात्मक, तो घात के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन घात कैसा होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए और साथ ही साथ पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चर क्या होता है, तो चर को समझ लेते। किसको समझेंगे, चर को समझेंगे। चर राशि क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटीज। तो वेरिएबल क्वांटिटीज जो होता है वैसी राशियां जिनका मान क्या होता है प्रश्न में हम अपना अनुसार चेंज करके ले सकते हैं या जिसका मान बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चर राशि बोलते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है और चौड़ाई क्या है 2 मीटर है और इसका क्षेत्रफल बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो सर क्या किए, लंबाई को माना कि लंबाई को क्या मान लिए, x मान लिए, लंबाई बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, एंड चौड़ाई बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो लंबाई को क्या मान लिए, x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए और क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल कितना होता है, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 5 दूनी 10 मीटर स्क्वायर हो गया। तो होमवर्क में सर दिए बनाने के लिए, इसको बनाकर लाना है। क्या दिए सर होमवर्क में, किसी आयत की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल होमवर्क में एक बार हम बता दिए है, इसका क्षेत्रफल होमवर्क से बनाकर लाना है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या किए, लंबाई को फिर से x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या किए, जो अपने आप को तेज समझे, वे सोचे कि सर को पैटर्न को हम क्यों फुलफिल करें, हम अपना पैटर्न एगो बना लेते हैं। लंबाई को कुछ मान लिए a मान लिए और चौड़ाई को b मान लिए। तो क्या हुआ, चर का मान तो हम बदल लिए प्रश्न में। तो प्रश्न में क्या करते हैं, चर का मान हम बदल सकते हैं। तो चर का मान जब बदल सकते हैं, इसलिए ए से लेकर जेड तक यह सब क्या कहलाती है, वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाती है। क्या कहलाएगा तब ये सब, ए से लेकर जेड तक। उसके बाद ग्रीक का भी जितने लेटर है, अल्फा बीटा, यह सब क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी जो होता है, मतलब उसका मान क्या होता है, प्रश्न के अनुसार हम कुछ मान सकते हैं उसको, ये सब क्या हो जाएगा तब, वेरिएबल क्वांटिटीज मतलब चर राशियाँ। तो बहुत सारा स्टूडेंट लंबाई को क्या मान कर आया था, ए मान लिया होगा, फिर चौड़ाई को क्या मान लिया होगा, बी मान लिया होगा और क्षेत्रफल ए गुना बी हो जाएगा। फिर बहुत सारा स्टूडेंट लंबाई को कुछ मान लिया होगा, सी मान लिया होगा, डी मान लिया होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी गुना डी हो जाएगा। तो क्या होता है, चर का मान स्थिति के अनुसार है, यानी कि परिस्थितियाँ के अनुसार है, समस्या के अनुसार हम बदल सकते हैं। तो चर राशि क्या होता है, वैसी राशि है जिसका मान बदलते रहता है, उसको चर राशि बोलते हैं। डिफिनेशन आप लोग लिख पाइएगा अपना से, चर राशि क्या होता है, वैसी राशियाँ जिसका मान स्थिति या प्रॉब्लम में हम जिसके मान को बदल सकते हैं, वे राशियाँ क्या कहलाएगी, चर राशियाँ। उसके बाद अचर राशि को भी हम समझ लेते हैं। अचर राशि क्या होता है, किसी भी प्रश्न में अचर राशि का मान नहीं बदलता है। जैसे सर दिए प्रश्न बनाने के लिए किसी आयत की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है और क्षेत्रफल निकाल कर लाने के लिए, तो हम क्या किए, चर का मान बदल लिए। चर का मान कभी लंबाई में ए ले लिए, चौड़ाई बी ले लिए, कभी लंबाई में सी ले लिए, चौड़ाई डी ले लिए। चर का मान तो बदल लिए, लेकिन क्या लंबाई 5 मीटर है तो 5 मीटर लिए और चौड़ाई 2 मीटर है तो 2 मीटर लिए। तो क्या होता है, किसी भी समस्या में अचर का मान नहीं बदलता है, इसीलिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अचर राशि में क्या होता है, वैसी राशि जिसका मान किसी भी समस्या में नहीं बदलता हो, वह फिक्स वैल्यूबल देता हो, क्या होता है, अचर राशियाँ कहलाता है। तो चर राशि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बी सी मतलब कहाँ तक, जेड तक अचर राशि मतलब कांस्टेंट क्वांटिटीज। अचर राशि का एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा, अचर राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 गिनती की जितनी भी संख्या है, उसके बाद 0 भी, यह सब क्या कहलाता है, अचर राशि है जिसका मान समस्या में नहीं बदलता है। तो आई होप
चर और अचर के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, वैसे भी चर और अचर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे पहले से भी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक। घात कौन चीज़ हो, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो घात जानने से पहले अऋणात्मक पूर्णांक होता है, इससे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक को समझते हैं। बीजीय चर अचर तो समझ गए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर और अचर के बीच जब हम संबंध दर्शाकर लिख दिए तो वे राशि क्या कहलाए, बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर ये तो चर राशि, ये x चर हुआ, उसके बाद अचर 5 हो गया, तो संबंध क्या हुआ, संबंध यहाँ पर तो भाई बहन का संबंध नहीं होगा, रिलेशन तो किस में होगा, या तो रिलेशन किससे हो सकता है, जोड़ से हो सकता है, घटों से हो सकता है, गुणा से हो सकता है, या भाग से भी संबंध हो सकता है। तो संबंध यहाँ पर किस में है, चर और अचर के बीच संबंध क्या है, जोड़ में संबंध है। तो चर और अचर के बीच संबंध जोड़ में है, तो यह क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर के बीच संबंध वाला फॉर्म जब हम लिख देते हैं तो वह बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में क्या होता है, घात भी होता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिए, 5 दिए, क्या दिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिए। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस 5। तो यह भी संबंध क्या है, गुना के रूप में संबंध है, फिर प्लस के रूप में संबंध है, बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर देखिए बोलता है किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। कौन सा हो, अऋणात्मक, मतलब x का घात यहाँ पर 2 है प्लस 5 है। तो x का घात हम देखते हैं, x का घात पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 2 तो पूर्णांक है, भिन्नात्मक तो नहीं ना है, 2 पूर्णांक है। उसके बाद घात क्या है, ऋणात्मक भी नहीं है, तो 2 ऋणात्मक संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पर 0 है, इधर माइनस में आता है, इधर प्लस में आता है। तो 0 है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, मतलब 2 क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर क्या है, यह मतलब पूरे परिभाषा में जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो यह क्या है, एक बहुपद है। क्या है, यह बहुपद है। यहाँ पर x प्लस 5 यह भी क्या है, एक बहुपद है। नहीं कुछ घात रहता है तो क्या होता है, एक घात रहता है, यह भी क्या है, एक बहुपद है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं, तो इसको हम पहले क्लीन करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फिर उसको छांटना है बहुपद है या नहीं है। तो दूसरा पॉइंट में तो यही पढ़ना था ना, बहुपद छांटने के लिए क्या पढ़ना था, दूसरा पॉइंट में कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, और हो सकता है तो उसका कारण क्या है वह भी बोलना है। तो यहाँ पर चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यह भी बहुपद है या नहीं है, उसको हम लोग जानते हैं। तो होता है किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक है क्योंकि चर और अचर के बीच संबंध है। उसके बाद जिसमें उस चर का, तो चर इसमें क्या है, x है, उस चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो घात देखते हैं, x का महत्तम घात क्या है, इसमें 2 है, तो घात देखते हैं। यहाँ पर घात 2 है, मतलब पूर्णांक भी है और ऋणात्मक भी नहीं है, मतलब 2 धनात्मक है, इसीलिए बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x पर पावर हाफ ले लिए प्लस 6 ले लिए। क्या ले लिए, x पर पावर हाफ ले लिए प्लस 6 ले लिए, यह बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का घात क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पर अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 बटे में x है प्लस 9 है, यह बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर 3 बटे में x है, तो 1 बटे x को हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर -1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x -1 पावर के रूप में प्लस 9। यहाँ पर क्या है, x का घात क्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, 9x पर पावर 3/4 प्लस 9x प्लस 6 यह बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x का घात क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो आई होप अगर बहुपद पहचानने के लिए आपको दे दिया जाएगा तो आप सब बहुपद पहचान पाइएगा, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अगर बहुपद पहचानने के लिए आप लोग सीख गए तो द्विघात समीकरण में भी आप सबको दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा नंबर का टॉपिक भी आप सब समझ गए, क्योंकि कारण में क्या लिखना है, मान लीजिए बहुपद नहीं है तो कारण में क्या लिखना है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा से हम जानते हैं कि चर का घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चर का घात क्या है, भिन्नात्मक है, इसीलिए दिए हुए बहुपद, इसीलिए दिए हुए बीजीय व्यंजक क्या है, एक बहुपद नहीं है। तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं।
या चर यक्स में चर यक्स के बहुपद को चर यक्स के बहुपद को कौन चीज़ से सूचित किया जाता है? तो पी यक्स से सूचित किया जाता है, कोमा जी यक्स से भी सूचित किया जाता है, कोमा आर यक्स से भी सूचित किया जाता है, कोमा क्यू यक्स से भी सूचित किया जाता है, और अदर भी आर यक्स से भी ले सकते हैं आप, टी यक्स से भी सूचित करते हैं। इस तरह फॉर्म में सूचित करते हैं। चर यक्स के बहुपद को और चर वाई का बहुपद रहे, वाई चर में बहुपद रहे तो चर वाई के बहुपद को, किसके? चर वाई के बहुपद को कौन चीज़ से सूचित करेंगे? तो पी वाई से, कोमा जी वाई से, कोमा आर वाई से, कोमा क्यू वाई से, इस तरह डिनोट किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट में? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद घात के आधार पर भी होते हैं, बहुपद का प्रकार होता है, और पद के आधार पर भी बहुपद का प्रकार होता है। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद का, तो पद के आधार पर बहुपद होता है। एक पदी होता है, दो पदी होता है, त्रिपदी होता है, चतुर्थ पदी होता है, पांच पदी होता है, इस तरह आगे चलता रहता है। तो हम लोग को कहाँ तक पढ़ना है? त्रिपदी चतुर्थ पदी बहुत हो गया, यहीं तक पढ़ना है। तो पद के आधार पर बहुपद क्या होता है? जैसे 5 यक्स में कितना पद? एक पद है, एक पदी हो गया। यक्स स्क्वायर में कितने पद है? एक पद है, एक पदी हो गया। उसके बाद 3x भी एक पदी है, एक पद है। उसके बाद अचर पद का भी बहुपद होता है, तो आगे हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। 5 भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद? अचर पद बहुपद है। तो यह सब कौन सा? एक पदी हो गया। दो पदी का एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तो 2x + 5 दो पदी हो गया। 3x² + 6 कौन सा हो गया? दो पदी हो गया। त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल समझेंगे तो त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या से हो जाएगा? 6x² + 6x + 9, ये कौन सा? त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी तरह चतुर्थ पदी बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या सब हो सकता है? 6x³ + 6x² + 5x + 9, ये कौन सा? एक गुपद, दो गुपद, तीन गुपद, चार गुपद, तो ये कौन सा बहुपद? चतुर्थ पदी बहुपद हो गया। इस तरह पंचपदी, 6 पदी भी लिख सकते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर हम लोग आप समझेंगे? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद, एक घातीय बहुपद या जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका घात एक होता है, इसलिए एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है। द्विघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद होता है। तो घात के आधार पर बहुपद भी क्या है? कितने प्रकार के? एक घातीय बहुपद एग्जाम्पल क्या से हो जाएगा? तो एक घातीय बहुपद एग्जाम्पल जैसे 6x + b, एक घातीय बहुपद एग्जाम्पल है। सॉरी, 6x प्लस कोई संख्या ले लेते हैं अचर में 5, एक घातीय बहुपद एग्जाम्पल है। 3x भी एक घातीय बहुपद एग्जाम्पल है। उसके बाद द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा? 6x² + -6x + 9, ये कौन सा हो गया? द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल क्या सब हो सकता है? 6x³ - 9x² + 6x + 3, यह किसका एग्जाम्पल? त्रिघातीय बहुपद का। इसी तरह चतुर्थ घातीय बहुपद को हम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कौन सा है? एक घातीय रैखिक बहुपद है। तो एक घातीय रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक सिर्फ 2 पद हो सकते हैं। कितने पद? अधिक से अधिक सिर्फ 2 पद हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। 3 से कितने हो सकते हैं? द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं। तो यह जानना जरूरी है, त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? 4 पद हो सकते हैं। यहाँ पर पद में घात जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक पदिया भी बहुपद है तो उसका घात हम लोग 10 भी दे सकते हैं। जैसे 5 पर
5 या x पर पावर 10 भी देख सकते 10 दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया, या 10 घातीय बहुपद हो गया। तो क्या होता है, एक घातीय बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद, द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकता है, त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद हो सकता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, कौन चीज़, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चौथा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जानना भी जरूरी है, इससे भी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह डाल दिया जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद है जिसका घात 1 हो। रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी होता है। क्या होता है, ax प्लस बी होता है, जहाँ a एवं b कौन चीज़ हो, रियल नंबर हो, जहाँ a एवं b रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, तथा a डज नॉट इक्वल 0, तथा a शून्य के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि a जब शून्य के बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या 0 हो जाएगा, तो खाली अचर पद बचेगा ना, तो अचर बहुपद हो जाएगा। तो इसी तरह लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या लिखे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ इसमें भी कौन सी चीज़, जहाँ a, b एंड c कौन चीज़ हो, रियल नंबर, रियल नंबर्स हो। उसके बाद इसमें भी a डज नॉट इक्वल 0 हो। तो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, अगर यह वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये मान लीजिए a 0 हो जाएगा, तो a को x² से गुना करेंगे तो पूरा टर्म कौन चीज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो द्विघात बचेगा। इसीलिए इसका मतलब x² का गुणांक कौन चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बहुपद है उसमें जितना भी पद होता है, प्रत्येक पद का गुणांक होता है, और गुणांक कौन सा संख्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, उसके बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। किसका, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसमें भी क्या से होता है, जहाँ a, b, c एंड d वास्तविक संख्या हो, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a, b, c एंड d सब कौन से हो, रियल नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो, एंड a डज नॉट इक्वल 0। इसमें भी क्या है, जब a 0 हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद नहीं ना बचेगा। इसलिए x³ का मतलब गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जब x³ का गुणांक a है ना, तो वास्तविक संख्या में परमेय में भी आता है और अपरमेय में भी आता है। तो इतना तो आप सब जानता है। तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। इसी जब a 0 हो जाएगा तो यह त्रिघात नहीं बचेगा। इसलिए इस के व्यापक रूप में, मतलब त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एंड त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी आप सब समझ गए होंगे। तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। अब पढ़ेंगे शून्य बहुपद का घात और अचर बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर के महत्तम घात को ही हम बहुपद का घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी बहुपद में मान लीजिए यहाँ पर √3x² प्लस √5x प्लस 6 है, यह भी बहुपद है। क्योंकि चार का गुणांक क्या होता है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या होती है। तो √3 भी वास्तविक संख्या, √5 भी वास्तविक संख्या है, यह भी एक बहुपद है। तो यह भी एक बहुपद है।
तो क्या बताए बहुपद का घात का डिफिनेशन? किसी भी बहुपद में चर का महत्तम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर ये बहुपद है, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर x² है, यहाँ पर चर क्या है x है। तो चर का महत्तम घात कौन है? यहाँ पर 2 है, तो यह बहुपद का क्या घात हो गया। तो इसमें बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात कितना है? इसमें 2 है। तो महत्तम घात जितना होता है उतना घात वाला बहुपद कहलाता है। तो महत्तम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ पर आई होप आप सबको यदि बहुपद दे दिया जाएगा कौन सा घात वाला है, कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि कौन सा घात वाला है, बोलिए, तो आप सब बोल पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? हम शून्य बहुपद क्या होता है और अचर बहुपद क्या होता है। कौन सा? शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। तो अचर बहुपद, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का एग्जांपल मान लीजिए 6 है, 7 है, 5 है, 9 है, यह सब अचर संख्या है, तो अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? अचर बहुपद का घात क्या होता है? तो अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। अब कैसे शून्य होता है? तो यहाँ पर देखिए 5 एक अचर संख्या है, तो इसको हम अचर बहुपद बोल दिए। तो 5 गुना x⁻0 लिख सकते हैं इसको। तो क्योंकि किसी भी चर में या किसी भी संख्या पर जब 0 पावर हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है उसका वैल्यू? 1 होता है। तो इसको हम 5 को क्या लिख पाएंगे? 5 गुना x⁻0। तो x⁻0 का वैल्यू कितना देता है? कितना देता है x⁻0 का वैल्यू? 1 देता है। इसका मतलब यह तो 5 है ना। तो लेकिन ये अचर बहुपद है, तो 5 को हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। किसको? 5 को हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 5 भी क्या है? अचर बहुपद है। क्योंकि 6 को भी हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, 6 गुना x⁻0 लिख सकते हैं। तो अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। तो लिख लेंगे आप सब, अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। अचर बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद शून्य बहुपद का घात है। किसका घात? शून्य बहुपद का घात है। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? मान लीजिए शून्य है, तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। शून्य गुना x⁻15 दे दिए, कुछ हो दे देंगे, तो इसको हम बहुपद के रूप में लिख दिए। क्या किए? इसको हम बहुपद के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर शून्य से अब किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होता है? शून्य परिणाम देता है ना, तो फिर इसको हम शून्य लिख सकते हैं। तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। तो आई होप जितने आज बताए वे सभी समझ गए होंगे। क्लास 9th में प्रॉब्लम है कि एक से अधिक चर में कौन सा बहुपद एक से अधिक चर में है और कौन सा बहुपद एक चर में है, उसको छांटने के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूं कि एक से अधिक चर में भी बहुपद हो सकता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह जैसे 5x + t + y, तो यह सब भी बहुपद है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्लास 10th में है कि एक से अधिक चर में भी बहुपद हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आज जितने थ्योरी हम बताए वे आप सबों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद का शून्यक क्या होता है या बहुपद का मूल क्या होता है उसको समझेंगे। अचर बहुपद का मूल क्या होता है, शून्य बहुपद का मूल क्या होता है उसको भी समझेंगे, और क्लास 10th से रिलेटेड जो सब अतिरिक्त थ्योरी बच गए हैं उसको भी समझेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।